हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग इकोनॉमी का रिवीजन क्लास देखने वाले हैं, यानी कि आज हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे। आज आप लोगों का मैक्सिमम उत्तर सही आना चाहिए। आज के क्लास में आपको कुछ ही क्वेश्चन नए मिलेंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पुराने होंगे। इस वजह से आप लोग आज ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं उनको सही उत्तर देंगे और प्रयास करेंगे कि ज़्यादातर जो क्वेश्चन हैं वो सही हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं बच्चा लोग आज रिवीजन क्लास का। और आज का आपका पहला प्रश्न है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कूट की सहायता से उत्तर देना है। और पहला ऑप्शन है, भारत के थोक कीमत सूचकांक केवल मासिक आधार पर उपलब्ध हैं। दूसरा है, औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक की तुलना में WPI खाद्य वस्तुओं को कम महत्व देती है। तो आपको बताना बच्चा लोग कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। और फटाफट कमेंट कीजिएगा इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। और आप सभी का जो उत्तर है वो क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होना चाहिए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन भी देखिए कूट की सहायता से देना है और आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए। क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, पिछले दशक के वास्तविक सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि दर लगातार बढ़ती रही है। क्या पिछले 10 सालों में जो वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है उसमें वृद्धि लगातार बनी हुई है। दूसरा, पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद लगातार बढ़ता रहा है। क्या ये बात सही है कि पिछले 10 सालों में बाजार कीमतों में GDP में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिली है। रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए और इसको मैक्सिमम बच्चे या सभी बच्चों का सही उत्तर आना चाहिए। क्वेश्चन करा चुकी हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है और आप सभी को इसका उत्तर पता हो आपका कौन सा सही हो जाएगा। तो आप सभी को पता है कि पहला तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है कि लगातार 10 वर्षों तक GDP में योगदान जो है सकल घरेलू उत्पाद जो है ये बढ़ता ही रहे। आप सभी को पता है वास्तविक मूल्य पे हमेशा बढ़ोतरी या हमेशा घटोतरी संभव ही नहीं है, वो भी लगातार 10 वर्ष बिल्कुल भी संभव नहीं है। लेकिन दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि वस्तुओं की कीमतें तो हर साल महंगी हो रही हैं, कोई चीज़ सस्ता नहीं हो रहा है। उत्पादन चाहे कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन हर साल उसमें बढ़ोतरी देखने को मिलता है। तो आपका दूसरा सही है कि मौद्रिक आधार पे बाजार कीमतों पर GDP तो हर साल बढ़ रहा, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं, लेकिन हर साल रियल में उत्पादन बढ़ेगा ये संभव नहीं है। आपका पहला सही नहीं है बच्चा लोग, सही बताना था, यानी कि केवल 2 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन देखेंगे। और अगला क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है और कूट की सहायता से उत्तर देना है, गलती नहीं करेंगे आप लोग। और ये भी मैं करा चुकी हूँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है और उम्मीद है आप लोगों को याद होगा। ये क्वेश्चन में आप लोगों ने गलतियाँ किया था, सभी बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ था। आज उम्मीद करेंगे कि आप सभी का ये सही होगा। क्वेश्चन है, किसी देश की कर से GDP के अनुपात में कमी क्या सूचित करता है। यानी कि किसी भी देश में कर का जो कलेक्शन है वो GDP की अपेक्षा कम है, ये क्या बताता है। पहला है, आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना। दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण। अब आप बताएंगे बच्चा लोग कूट की सहायता से, A में है केवल पहला, B में है केवल दूसरा, C में है कि दोनों और D में है इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार प्रश्न है, पहली बार तो आप सभी ने गलत किया था, दूसरी बार आप सभी सही करें ऐसा उम्मीद है मुझे। तो आप सभी को इसका उत्तर पता होना चाहिए कि यहाँ पे लिखा हुआ कोई भी बात सही नहीं है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि D सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं सही है, क्योंकि आर्थिक वृद्धि दर धीमी होना ये कोई एग्जैक्ट परिभाषा नहीं है। कर का GDP के अनुपात में कम होना, इसके लिए बहुत सारे रीज़न जिम्मेदार हो सकते हैं। हो सकता है आर्थिक वृद्धि तेज हो लेकिन कर का कलेक्शन उतना ना हो जितना कि GDP है, या हो सकता है आर्थिक वृद्धि या जो कर का कलेक्शन है और GDP है दोनों धीमा है, लेकिन फिर भी GDP कर के कलेक्शन से थोड़ा ज़्यादा है। ऐसे विभिन्न परिस्थितियां हो सकती हैं, यानी कि ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। और दूसरा भी सही नहीं है कि राष्ट्रीय आय का कम सामयिक वितरण की वजह से कर कलेक्शन कम है। वितरण भले ही कम है लेकिन कलेक्शन तो हर जगह से होता है टैक्स का।
और निश्चित तौर पे हर किसी को टैक्स देना पड़ता है, तो आपका दोनों बातें सही नहीं है, इनमें से कोई भी सही नहीं है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी देखिए कूट आधारित है। सारे प्रश्न बहुत शानदार हैं और सारे रिपीटेड होंगे, कुछ ही क्वेश्चन आपको नए मिलेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में वर्ष 1991 में आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के बाद घटित हुआ है? कौन सी घटना है जो 91 के बाद घटित हुई बातों के बारे में सही है? आपको सही बताना है। 91 के बाद कौन सी बातें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को लेकर सत्य हैं? पहला है, जीडीपी में कृषि का अंश बृहद रूप से बढ़ गया है। दूसरा है, विश्व व्यापार में भारत के निर्यात का अंश बढ़ गया है। तीसरा है, एफडीआई का अंतर बढ़ गया है। चौथा है, भारत का विदेशी विनिमय भंडार बृहद रूप से बढ़ गया है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। कूट है आपके सामने, ए में है 1 और 4, बी में है 2, 3, 4, सी में है 2, 3 और डी में है सभी। आप सभी को उत्तर सही बताना है, और चूंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है इसलिए इस बार उम्मीद करूंगी कि आप लोगों को याद होगा, आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे, बार बार देख रहे होंगे, तो निश्चित तौर पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर आपने क्लासेस को रिवीजन नहीं किया है तो ज़रूर रिवीजन कीजिएगा। आप सभी को पता है कि पहला सही नहीं है, क्योंकि आप सभी को पता है कृषि का अंश घटा है, बृहद पैमाने पर बढ़ा नहीं है जीडीपी में। दूसरा बिल्कुल करेक्ट है, विश्व व्यापार में भारत का निर्यात का अंश जो है वो बढ़ा है। और तीसरा भी सही है कि एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा है भारत में। और चौथा भी सही है कि भारत का विदेशी विनिमय भंडार भी अब काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। तो बाकी दोनों तीनों यानी कि दूसरा, तीसरा, चौथा सही है, लेकिन पहला सही नहीं है। आप सभी को इसका उत्तर पता है। अगला क्वेश्चन है, निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वास्तविक जीडीपी की वृद्धि आर्थिक विकास को ऊंची दर का संकेत नहीं करता। यानी कि कब ऐसा होगा जब शुद्ध रूप से प्रति व्यक्ति आय वास्तविक जीएनपी की वृद्धि आर्थिक विकास को ऊंची दर का संकेत नहीं करेगा। क्या होगा ऐसा जब प्रति व्यक्ति आय वास्तव में जीएनपी या जीडीपी की वृद्धि और विकास दर को ऊंचा संकेत नहीं देगा? अगर आपके देश में क्या पाया जाएगा, तब प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय इनकम नहीं बढ़ेगा ऊंचे रूप से। पहला है, औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ साथ घटने में विफल रहता है, बढ़ने में विफल रह जाता है। दूसरा, कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ साथ बढ़ने में विफल रह जाता है। तीसरा है, निर्धनता और बेरोजगारी में वृद्धि होती है। और चौथा है, निर्यात की अपेक्षा आयात तेजी से बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। फटाफट कमेंट करेंगे बच्चा लोग, और बिल्कुल मैक्सिमम बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए। कौन सी चीज़ें आपके देश में पाई जाएंगी तो माना जाएगा कि प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय इनकम तेज़ी से नहीं बढ़ेंगे? तो आप सभी को पता है, अगर आपके देश में गरीबी है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, तो ना प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगा, और अगर प्रति व्यक्ति आय नहीं बढ़ेगा तो आपका जीएनपी कैसे बढ़ेगा? तो निश्चित तौर पे आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्वेश्चन भी देखिए बहुत ही शानदार है, और कूट की सहायता से उत्तर देना है आप लोगों को। और आपके सामने कूट भी दिया हुआ है और आपके सामने ऑप्शन भी है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इनमें से कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं, आपको ये बताना है। पहला कथन है, खाद्य वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनकी थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है। दूसरा है, WPI यानी कि होल प्राइस इंडेक्स सेवाओं में मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता जैसे कि CPI करता है। और आपका तीसरा है, भारतीय रिजर्व बैंक ने अब मुद्रास्फीति के मुख्य माप हेतु तथा प्रमुख नीतिगत दरों के निर्धारण और परिवर्तन हेतु WPI को अपना लिया है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा बात है जो कि सही है। ए में है केवल पहला, दूसरा, बी में है केवल दूसरा, सी में है केवल तीसरा और डी में है कि सभी। फटाफट बताइएगा। ये क्वेश्चन भी हो चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आज आप सभी का रिवीजन है फास्ट मोड में, चूँकि आप लोग रिवीजन भी नहीं करते जल्दी। तो आज बता दीजिए कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। और उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ। आपका तीसरा सही नहीं है, WPI और CPI दोनों का उपयोग करता है, इसलिए आपका क्या हो गया, आपका सही क्या होगा, पहला दूसरा सही हो जाएगा बच्चा लोग। कि खाद्यान्न
वस्तुओं का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भार उनके थोक मूल्य सूचकांक में दिए गए भार से अधिक है, और WPI सेवाओं के मूल्यों में होने वाले परिवर्तनों को नहीं पकड़ता है जैसा कि CPI करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। प्रश्न है 1991 के आर्थिक उदारीकरण के बाद की भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी बातें हैं जो कि आपको सही हैं। कूट की सहायता से उत्तर देना है। 91 के बाद क्या परिवर्तन हमारे यहाँ देखने को मिला है। पहला है शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में इसमें कमी आई है। दूसरा कह रहा है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशतता हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। तीसरा कह रहा है ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि अर्थव्यवस्था में वृद्धि हुई है, और चौथा कह रहा है ग्रामीण रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। तो आपको बताना है बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं, और उम्मीद है आप सभी लोग इसका उत्तर दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ, और इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा इसका उत्तर हो जाएगा केवल तीसरा और चौथा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ये कह रहा है कि शहरी क्षेत्रों में श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं। तो ऐसा नहीं है, सभी जगह श्रमिकों की उत्पादकता में वृद्धि हुई, इसलिए पहला नहीं होगा। तो आपका पहला इसमें है, इसलिए ये नहीं होगा। चौथा कह रहा है कि दूसरा कह रहा है कार्यबल में ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिशत हिस्सेदारी में सतत वृद्धि हुई है। क्या हमेशा वृद्धि देखने को मिलेगा, तो याद रखेंगे नहीं। आपका क्या हो गया बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, इसको ध्यान दीजिएगा। तीसरा और चौथा सही है, बाकी जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार है, कथन और कारण का है, और कथन कारण के क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। आपके सामने है कथन। कथन में क्या है, कह रहा है आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन के कह रहा है आर्थिक उदारीकरण की एक महत्वपूर्ण नीति साधन है पूंजीगत माल पर आयात शुल्क में कमी। क्या आर्थिक उदारीकरण का एक महत्वपूर्ण साधन है कि जो हम पूंजीगत माल का आयात करते हैं उसके शुल्क में कमी करना। कारण है आयात शुल्क में कमी से स्थानीय उद्यमियों को विश्व बाजार का सामना करने के लिए प्रौद्योगिकी का सुधार करने में सहायता मिलेगी। आपको बताना है क्या कथन कारण दोनों सही हैं, क्या कथन का कारण पुष्टि कर रहा है या नहीं कर रहा है, या कोई एक सही है या दोनों सही हैं। आप सभी को इसका उत्तर देना है। ये आज आपका नया क्वेश्चन है, और उम्मीद है आप लोग इसको सही उत्तर देने का प्रयास करेंगे। मुझे पता है इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होने वाले हैं, क्योंकि ये कंफ्यूज कर सकता है। IAS का प्रश्न है, तो निश्चित तौर पे पहली बार थोड़ा सा आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, आपका पहला ही सही है, दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे। आर्थिक उदारीकरण का मतलब क्या था, विदेशी लोगों को भी भारत में आने दीजिए, उनको भी अपने यहाँ उत्पादन करने दीजिए, आयात होने दीजिए, निर्यात होने दीजिए, अपनी अर्थव्यवस्था को खोल दीजिए। तो बिल्कुल सही बात है। जब आपके यहाँ अभी बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कृषि के क्षेत्र में, औद्योगिक क्षेत्र में, ऐसे में अगर आप जो वस्तुएं आपके देश में आ रही हैं उस पर से शुल्क कम कर देंगे तो आप बहुत सारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे संसाधन को सस्ते में आपके यहाँ के लोग प्राप्त कर लेंगे। और अगर सस्ते में संसाधन, टेक्नोलॉजी और सारी चीज़ें प्राप्त होंगी तो निश्चित तौर पे क्या होगा, स्थानीय उद्यमियों को मदद मिलेगा और वो सामना कर पाएंगे जो है विश्व बाज़ार में, और प्रौद्योगिकी का सुधार होगा। बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन ये एक पहलू को बता रहा है। दूसरा पहलू ये भी है कि अगर हम आयात को सस्ता करेंगे तो हमारे यहाँ के उद्योग और व्यापार क्या हो सकते हैं, बर्बाद भी हो सकते हैं। तो दूसरी निगेटिव इम्पैक्ट भी आ गया। अगर बहुत दिनों तक सस्ता बना रहा तो निश्चित तौर पे विदेशी माल से आपका मार्केट बढ़ जाएगा, और फिर आपके स्थानीय जो बाज़ार है या जो स्थानीय जो दुकान है या स्थानीय जो लोग हैं, उद्यमी हैं, उनको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो कथन कारण दोनों सही है, पुष्टि तो कर रहा है बच्चा लोग। शुरुआती दौर में जब हमें ज़रूरत थी तो हमें टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ों की आवश्यकता थी, तो अगर सस्ता करेंगे तो सस्ते में लोगों को मिलेगा, तो लोग ज़्यादा बड़े पैमाने पर चीज़ों को खरीदेंगे और उपयोग में लाएंगे। बिल्कुल सही है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर ज़्यादा दिनों तक बनी रह गई तो वो समस्याएं क्रिएट करता है। आप सभी को पता है, आप लोग बहुत समझदार हो चुके हैं, तो उम्मीद है आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, भारत में अपनाई गई नई आर्थिक नीति के दो घटकों स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है।
आपको स्थिरीकरण के बारे में बताना है और संरचनात्मक समायोजन के बारे में बताना है कि कौन सी बात है जो कि सही है। पहले में दिया है स्थिरीकरण क्रमिक बहुपद क्रम है, जबकि संरचनात्मक समायोजन त्वरित अनुक्रम पदक्रम है। दूसरे में कह रहा है संरचनात्मक समायोजन क्रमिक बहुपद क्रम है, जबकि स्थिरीकरण त्वरित अनुक्रम पदक्रम है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और तीसरे में देखिए क्या कह रहा है, स्थिरीकरण और संरचनात्मक समायोजन बहुत समान और अनुपूरक नीतियाँ, इनमें से एक को दूसरे से पृथक करना कठिन है। और तीसरा क्या कह रहा है, चौथा क्या कह रहा है, चौथा कह रहा है कि स्थिरीकरण का संबंध मुख्यतः ऐसी नीतियों के वर्ग से है जिनका क्रियान्वयन केंद्र सरकार करती है, जबकि संरचनात्मक समायोजन का संचालन राज्य सरकार करती है। तो बताएंगे बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। उम्मीद है आप लोगों को इसका उत्तर पता होगा और आप लोगों को याद होगा कि आपने इसको सॉल्व किया है। तो फटाफट कमेंट कीजिएगा कि आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा और आपका सही उत्तर जो है वो क्या होने वाला है। मैं इस क्वेश्चन के लिए आपको थोड़ा सा समय दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप लोगों को हार्ड लग सकता है। तो आप लोग इससे फटाफट पढ़िए और फटाफट उत्तर दीजिए कि आपका कौन सा है जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो आप सभी को बच्चा लोग इसका उत्तर पता होना चाहिए कि जो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है जो कह रहा है कि जो आपका स्थिरीकरण है ये क्रमिक बहुपद क्रम है, जबकि जो आपका संरचनात्मक समायोजन है ये त्वरित अनुक्रम है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस पर हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ याद होगा। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। और आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में मानव विकास के सारे विकास प्रयासों का सार तत्व माना गया था। आपको बताना है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में मानव विकास को सारे विकासों का सार माना गया था, सार तत्व माना गया था। और उम्मीद है आपको याद होगा। ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन है। फटाफट उत्तर दीजिएगा आपका क्या हो जाएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना, पाँचवीं पंचवर्षीय योजना, छठी पंचवर्षीय योजना या सातवीं पंचवर्षीय योजना। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा हो जाएगा आपका। और मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन एक और दे रही हूँ, आठवीं पंचवर्षीय योजना। बताएंगे क्या सही हो जाएगा आपका। फटाफट उत्तर दीजिएगा कौन सा है जो कि आपका करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद है आप लोगों को याद होगा, ये क्वेश्चन मैं करवा चुकी हूँ और आप लोगों को इसमें कोई समस्या नहीं होना चाहिए। तो आप सभी को पता है ये कौन सी योजना थी, आठवीं पंचवर्षीय योजना थी, जिसमें मानव के विकास को ही पूरी तरह से सार तत्व माना गया था विकास का। अगला क्वेश्चन है, आठवीं पंचवर्षीय योजना के लोक क्षेत्रक परिव्यय यानी कि लोक क्षेत्रक परिव्यय के वित्त पोषण का सबसे बड़ा स्रोत क्या था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय के लिए सबसे बड़ा स्रोत क्या था। सरकार ने सबसे बड़ा जो पैसा है, सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ से प्राप्त किया अपने व्यय करने के लिए। पहला है वर्तमान राजस्व की शेष राशि से, दूसरा है लोक उद्यमों का अंशदान, तीसरा है सरकारी ऋणदान, चौथा है घाटा वित्तयन। बताएंगे बच्चा लोग आप सभी को पता है इसका उत्तर, आप सभी लोग बता सकते हैं कि क्या हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, सरकारी ऋण, जो सरकार ऋण लेती है विभिन्न लोगों से, ऋण के माध्यम से जो पैसा कलेक्ट करती है, यही सबसे बड़ा योगदान देता है सरकारी योजनाओं में। और इसके ब्याज भुगतान में ही सबसे ज़्यादा हमारा पैसा इन्वेस्ट होता है। नीचे दिए गए योजनाएं किस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। किस कार्यक्रम का हिस्सा है जो आपके सामने योजना दिया हुआ है, यानी कि आपको बताना है कि शहरी बेस्टी, शहरी बेस्टी, दूसरा है उद्यम शहरी मजदूरी के बदले रोजगार, और तीसरा है आवास तथा आश्रम का उन्नयन, आश्रम का यानी कि आश्रय यानी कि घर का उन्नयन। आपको बताना है बच्चा लोग आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और चौथा है समेकित ग्रामीण विकास। तो आपको बताना है क्या ये नेहरू योजना है या ये जवाहर योजना है या आपका ये हो जाएगा प्रधानमंत्री योजना। बताएंगे आपका कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। उम्मीद है आपके लिए ये नया क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये एग्ज़ाम में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको इसका उत्तर आप लोगों को फटाफट देना है। आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन रखा गया है
और फटाफट उत्तर दीजिएगा कि आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका सही है। और आप सभी को पता होना चाहिए क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सही है, जवाहर रोजगार योजना। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय योजना आयोग भारत में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय है, क्या ये बात सही है? दूसरा, भारतीय योजना आयोग के सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद के सचिव हैं, क्या ये बात सही है? तीसरा, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आर्थिक और सामाजिक नियोजन अंतर्निष्ठ हैं या अंतर्विष्ट हैं? बताएंगे बच्चा लोग। बहुत आसान, बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सभी को इसका उत्तर पता है और मैं ये सारी चीज़ें बता भी चुकी हूँ और आप लोगों का काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है, तो निश्चित तौर पे आप लोग इसका उत्तर बता सकते हैं और उम्मीद है आप सभी का जो उत्तर है वो सही होगा। आप सभी को पता है पहला सही नहीं है, क्योंकि योजना आयोग भारत में योजना से संबंधित उच्चतम निर्णायक निकाय नहीं है। योजना बनाने वाला सबसे उच्चतम निकाय है, लेकिन उसका निर्णायक निकाय नहीं है। आप सभी को पता है इसको फाइनल टच कौन देता है? एनडीए देता है, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद देता है। वही इसका निर्णायक, इसको पारित, इसको पास करने वाला निकाय है। दूसरा बिल्कुल सही है, योजना आयोग का अध्यक्ष, योजना आयोग का जो सचिव है वही भी राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष और सचिव होता है। और तीसरा भी सही है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची आर्थिक और सामाजिक नियोजन के लिए अंतर्विष्ट है। फिर से बताना है भारतीय योजना के संदर्भ में कौन सा बात है जो कि सही है। देखिए आपके सामने कूट भी है और ऑप्शन भी है दिया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया था, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। और नेक्स्ट है, तृतीय पंचवर्षीय योजना में औद्योगिकरण की रणनीति के रूप में आयात प्रतिस्थापन की अवधारणा को प्रारंभ किया गया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, फटाफट उत्तर दीजिए बच्चा लोग। आप सभी को उत्तर सही होना चाहिए। आप सभी को पता है कि पहले में तो कोई डाउट ही नहीं है, बिल्कुल सही है, और दूसरा भी बिल्कुल सही है। दोनों बातें बिल्कुल सही है, 1 और 2 दोनों करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। योजनाओं के संदर्भ में औद्योगिकरण के ढांचे में परिवर्तन के अंतर्गत भारी उद्योगों का महत्व कम करते हुए आधारित संरचना पर बल देने की शुरुआत किस योजना में किया गया? कौन सा योजना था जिसमें भारी उद्योगों पर बल मतलब जो है उद्योग जो हैं इनके महत्व को कम किया गया और कोशिश किया गया कि छोटे छोटे जो उद्योग हैं इनको बढ़ावा दिया जाए, जो आधारभूत संरचना है इन पे ज़्यादा जोर दिया जाए। तो याद रखिए कौन सी योजना है? 8वीं पंचवर्षीय योजना में ऐसा काम किया गया था। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस का स्थान लेने के लिए किया है? इसमें तो कोई मतलब डाउट ही नहीं है कि जो आपका नीति आयोग है ये योजना आयोग को ही विस्थापित करके आया है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन किया गया है मोदी सरकार के टाइम में। नेक्स्ट है, अटल नव प्रवर्तक मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? पहला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, दूसरा है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, तीसरा है नीति आयोग, चौथा है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। बताएंगे अटल नव प्रवर्तन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में आया है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, ये है नीति आयोग। चलिए देखते हैं बच्चा लोग अगला क्वेश्चन, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो कि सही है? अब आपको कूट की सहायता से उत्तर देना है। चलिए देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना के बारे में कौन सी बातें हैं जो सही हैं। पहला है, दूसरी पंचवर्षीय योजना शिविर आदि तथा पूंजीगत वस्तुओं पर उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चितात्मक जोर दिया गया। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के कई संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। और नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि आपका सही हो जाएगा। और उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आपके लिए ये नया भी हो सकता है, लेकिन याद रखेंगे यहाँ पे लिखे हुए जो बातें हैं ये क्या हो जाएंगे, ये आपके बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। योजना आयोग एक है, कैसा है आयोग है? मंत्रालय है या शासकीय विभाग है, परामर्शदात्री संस्था है या स्वायत्त शासी निकाय है? आप सभी को इसका उत्तर पता है। आप सभी जानते हैं ये परामर्शदात्री संस्था है, ये एडवाइजरी संस्था है। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय है। उद्यम सरकार का अंश 60% से अधिक हो तो ये संयुक्त क्षेत्र है, या कोई भी वस्तु सरकारी तथा निजी दोनों क्षेत्र में उत्पादित है, या यह सरकारी क्षेत्र का ही दूसरा नाम है, या किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व है।
तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सा है जो कि आपका सही हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था में संयुक्त क्षेत्र का अभिप्राय क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि कोई भी वस्तु सरकारी या निजी दोनों क्षेत्र में उत्पादित हो सकता है, ये संयुक्त क्षेत्र है। और आपका जो किसी उद्यम में सरकारी एवं निजी क्षेत्र दोनों का ही सम्मिलित स्वामित्व हो सकता है, यानी कि किसी भी क्षेत्र में दोनों लोग मिलकर के काम कर सकते हैं या दोनों लोगों का योगदान हो सकता है। ये मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही एक उदाहरण है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। योजना आयोग का गठन कब किया गया था। ऑप्शन में है सन 1949 में, सन 1950 में, सन 1951 में, सन 1952 में। फटाफट बताइएगा। चलो बहुत आसान है और आप सभी को इसका उत्तर पता है कि जो योजना आयोग है इसको कब बनाया गया है, 15 मार्च 1950 को। और जो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद है ये 6 अप्रैल 1952 को। दोनों बातें याद रखेंगे, एग्जाम में आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। इसका उत्तर तो आप सभी को पता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा योजना आयोग, तीसरा है राष्ट्रीय विकास परिषद और चौथा इनमें से कोई नहीं। बताएंगे बच्चा लोग पंचवर्षीय योजनाओं के मसौदों को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता है, जो कि बहुत आसान है। आप सभी को पता है एनडीए, राष्ट्रीय विकास परिषद ही अंतिम स्वीकृति इसको प्रदान करता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारतीय योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है आपका योजना मंत्री, दूसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री, तीसरा है राष्ट्रपति और चौथा है आरबीआई के गवर्नर। आप सभी को इसका उत्तर बिल्कुल पता है और इसमें आप लोगों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं। आप सभी को पता है ये प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग हो, नीति आयोग हो या राष्ट्रीय विकास परिषद हो, ये तीनों ही क्या होते हैं, इनके अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होते हैं। इनमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना को शुरू किया गया 2 अक्टूबर कब। 2 अक्टूबर 1950 को, 2 अक्टूबर 1951 को, 2 अक्टूबर 1952 को या 2 अक्टूबर 1953 को। तो याद रखिएगा बच्चों, इंपॉर्टेंट है ये। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। आज हम लोग बहुत फास्ट मोड में चल रहे हैं क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है। तो याद रखेंगे 1952 की बात है ये। 1952 में ऐसी बात की गई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, चलिए बच्चा लोग देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। भारत सरकार द्वारा समुदाय विकास योजना को कब शुरू किया गया था। ये आप लोगों को मैंने बता दिया है, 1952 का है। नेक्स्ट है आपका, भारत की व्यावसायिक संरचना के वर्षों बाद भी लगभग वैसा ही बने रहने का एक कारण है। क्या कारण है कि भारत की जो व्यावसायिक संरचना है वो वर्षों बाद भी लगभग वैसे ही बना हुआ है। पहला है, निवेश का प्रतिमान पूंजी उद्योगों की दिशा में उन्मुख रहा है। दूसरा है, कृषि में उत्पादकता इतनी अधिक रही है कि जनता को कृषि में ही बने रहने की प्रेरणा मिली। तीसरा है, ज्यों जोत पर लगी अधिकतम सीमा के कारण अधिक लोगों को भूमि स्वामित्व मिला है और उन्होंने कृषि में ही बने रहना पसंद किया है। और चौथा है, आर्थिक विकास के लिए कृषि के उद्योगों की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। तो बताएंगे बच्चा लोग क्या बात है जो भारत की व्यावसायिक संरचना वर्षों बाद भी वैसी ही बनी हुई है। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर फटाफट देना है क्योंकि अभी हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो याद रखिएगा कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। आर्थिक विकास के लिए कृषि में उद्योगों की दिशा में अंतरण के महत्व की जनता को अधिकतर जानकारी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कथन और कारण का है। देखिए क्या है, कथन है, आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाए। कारण है, समाजवादी विचारधारा विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि आपकी सही है। तो याद रखेंगे यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत आसान है और उम्मीद है कि ये आपको याद होगा। आई थिंक ये मैं करवा चुकी हूँ। तो फटाफट उत्तर दीजिएगा कि कौन सी बात जो है वो सही है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या भी। कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं। कथन सही है, कारण गलत है, या कारण कथन गलत है और कारण सही है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। आर्थिक सार्वभौमवाद के प्रादुर्भाव का यह अर्थ नहीं है कि समाजवादी विचारधारा का पतन हो जाए।
बल्कि क्या है, समाजवादी विचारधारा, विश्ववाद और सार्वभौमवाद में विश्वास करती है। दोनों बातें सही हैं और आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड क्या है? किसी भी देश में आर्थिक समृद्धि है या हो रही है, ये आप किस आधार पे बता सकते हैं? पहला है जीडीपी के आधार पे, दूसरा है निवल घरेलू उत्पाद के आधार पे, तीसरा है निवल राष्ट्रीय उत्पाद के आधार पे और चौथा है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय के आधार पे। बताएंगे बच्चा लोग कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है, जो किसी भी देश के समृद्धि का सही माप है? और आप सभी को इसका उत्तर है पता, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय से ही देश की समृद्धि पता चलती है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, और ये देखिए भी कथन और कारण का है। कथन है, शेष विश्व के साथ आर्थिक व्यवहार का सुचारू चित्रण करने के लिए व्यापार शेष की तुलना में अदायगी संतुलन बेहतर है। और कारण है, अदायगी संतुलन दोनों दृश्य तथा अदृश्य माध्य के विनिमय को सम्मिलित करता है, जबकि व्यापार क्षेत्र ऐसा नहीं करता। तो बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं? ध्यान से सुनिएगा। कथन क्या है, शेष विश्व के साथ आर्थिक व्यवहार का सुचारू चित्रण करने के लिए व्यापार शेष की तुलना में अदायगी संतुलन बेहतर है। दूसरा कह रहा है, कारण अदायगी संतुलन दोनों दृश्यों तथा अदृश्य दोनों माध्यमों में के विनिमय को सम्मिलित करता है, जबकि व्यापार क्षेत्र ऐसा नहीं करता। देखिए कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या नहीं। कथन कारण दोनों सही है, मतलब पहला है व्याख्या सही है, दूसरे में व्याख्या सही नहीं है। तीसरा कथन सही, कारण गलत। चौथे में कथन गलत, कारण सही। तो आप सभी को बताना है कि क्या है जो कि आपका सही हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आप सभी को इसकी जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है ये सही है कि शेष विश्व के साथ आर्थिक व्यवहार का सुचारू चित्रण करने के लिए व्यापार शेष की तुलना में अदायगी संतुलन बेहतर है। यानी कि जो व्यापार शेष है इसकी तुलना में जो अदायगी है इसका संतुलन बेहतर है। और कारण है, अदायगी संतुलन में दोनों चीज़ें आती हैं, आपका दृश्य व्यापार भी आता है और अदृश्य माध्यम भी आता है, दोनों के विनिमय को शामिल किया जाता है इसमें, जबकि व्यापार क्षेत्र में ऐसा नहीं है। आप सभी को पता है कि भुगतान संतुलन में आपका चालू खाता और आपका, मैंने ये सारी चीज़ें बताई हैं, चालू खाता में क्या आता है और भुगतान संतुलन में क्या आता है। तो भुगतान संतुलन में आप जानते हैं दृश्य और अदृश्य दोनों आते हैं। तो ये आपका अच्छा है कि व्यापार शेष की तुलना में अदायगी संतुलन बेहतर है। आपका कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी कर रहा है, इसको ध्यान दीजिएगा। आईएएस का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है, किसके साथ आर्थिक विकास को जोड़ा जाता है? अब स्फीति के साथ, स्टैगफ्लेशन के साथ या अतिस्फीति के साथ। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई हूँ, सारे टर्म्स आप लोगों को पता है और क्वेश्चन भी रिपीटेड है। तो उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता है और आप सही बताएंगे। सभी को बताए बच्चा लोग, ऑप्शन नंबर 2 सही है। आर्थिक विकास के साथ सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति, यानी कि मुद्रा के वैल्यू में गिरावट। अगला क्वेश्चन है, एक्स देश में आर्थिक समृद्धि अनिवार्य रूप से होगी यदि। ऐसा क्या होगा एक्स देश में कि वहाँ पे आर्थिक समृद्धि ज़रूर पाई जाएगी? पहला ऑप्शन है, विश्व अर्थव्यवस्था में तकनीकी प्रगति होती है। दूसरा, एक्स में जनसंख्या वृद्धि होती है। तीसरा, एक्स में पूंजी का निर्माण होता है। और चौथा, विश्व अर्थव्यवस्था में व्यापार की मात्रा बढ़ती है। आप सभी को इसका उत्तर पता है बच्चा लोग, मैं इसको बहुत अच्छे से पहले भी करा चुकी हूँ, समझा भी चुकी हूँ और आप सभी को पता है। ऑप्शन नंबर जो आपका 3 है सही है। जब एक्स देश में पूंजी का निर्माण होगा तो निश्चित तौर में इसका आर्थिक समृद्धि होगा। नेक्स्ट है, किसी अर्थव्यवस्था में यदि ब्याज की दर को घटाया जाता है तो वहाँ क्या इफेक्ट आने वाला है? ब्याज की दर अगर घटाया जाएगा तो क्या होगा बच्चा लोग? आप सभी को इसका उत्तर पता है, बहुत आसान है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पहला है, अर्थव्यवस्थाओं में उपभोक्ता व्यय को घटाया गया है। दूसरा, सरकार के कर संग्रह को बढ़ाएगा। तीसरा, अर्थव्यवस्थाओं में निवेश व्यय को बढ़ाएगा। चौथा, अर्थव्यवस्था में कुल बचत को बढ़ाएगा। बता दीजिए बच्चा लोग क्या हो जाएगा अगर किसी अर्थव्यवस्था में ब्याज की दर को घटा दिया जाए तो क्या इम्पैक्ट आएगा? और आप सभी को पता है कि अगर ब्याज दर को घटाएंगे तो लोग ज़्यादा पैसा मार्केट में लाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे और जब मार्केट में ज़्यादा पैसा आएगा मुद्रास्फीति आएगी और जब स्फीति आएगी तो वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएंगी और जब वस्तु और सेवाएं महंगी हो जाएंगी तो कोई भी चीज़ का उत्पादन महंगा होगा, निवेश महंगा होगा। आप सभी को इसका उत्तर पता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुआ? कौन सी घटना के साथ भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ था?
पहला है औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ, दूसरा है भारतीय रुपये की परिवर्तनशीलता के साथ, तीसरा है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक और औपचारिकताएं दूर करने के साथ, और चौथा है कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। इसका उत्तर आप सभी को पता है और आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ और उम्मीद है आप सभी को याद होगा कि आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। लाइसेंसिंग नीति में वास्तविक बदलाव के साथ ही उदारीकरण आपका शुरू हो गया था। अगला क्वेश्चन है भारत में आर्थिक सुधार का जनक किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, इजी है और रिपीटेड है। पहला है जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है सुधार का जनक, दूसरा है इंदिरा गांधी को कहा जाता है, तीसरा है मनमोहन सिंह को कहा जाता है और चौथा है पीवी नरसिम्हा राव को कहा जाता है। आप सभी को पता है भारत में आर्थिक सुधार या आर्थिक जो उदारीकरण आया है 1991, 92, 93 की घटना है और उस समय के जो वित्त मंत्री थे वो है मनमोहन सिंह, जिन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था और इन्हें ही भारत में आर्थिक सुधारों का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है। इसमें तो कोई दाम ही नहीं है, आप सभी को पता है भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं आप लोगों के लिए। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई दम नहीं रखते। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, आप सभी को इसका उत्तर है पता, तो इस सब में तो मुझे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। फटाफट उत्तर कर दीजिएगा, देख लेते हैं कि क्या 100% सही आता है आप सभी का उत्तर। सभी का उत्तर करेक्ट होना चाहिए क्योंकि ये सारी चीज़ें करवा चुकी हूँ और आप सभी को ये सारी चीज़ें समझा चुकी हूँ, तो उम्मीद है आप सभी को पता है जहाँ पे आयात निर्यात बंद हो ऐसी अर्थव्यवस्था को कहा जाता है बंद अर्थव्यवस्था, और वर्तमान में ऐसा कोई भी देश नहीं है जो बंद अर्थव्यवस्था का उदाहरण हो। चलिए कथन कारण के क्वेश्चन आ चुके हैं। कथन है अद्यतन भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार की वृद्धि बहुत शिथिल रही है। क्या अभी हाल ही के दिनों में भारत में जो सार्वजनिक क्षेत्र है इसमें रोजगार की वृद्धि दर में कमी आई है। कारण आर्थिक विकास में राज्य की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। क्या आर्थिक विकास में राज्य की यानी कि सरकार की भूमिका का पुनर्मूल्यांकन किया गया है। तो याद रखेंगे बच्चा लोग, अगर नहीं पता है तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये क्वेश्चन भी मैं करा चुकी हूँ, अगर नहीं किया है तो भी कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट है, आईएएस का क्वेश्चन है और आप सभी को पता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही है कि सरकार की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है, बिल्कुल सही है। और अभी हाल ही के दिनों में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार में कमी आई है, ये भी सही है। तो आपका ए बिल्कुल सही है, यानी कि कथन कारण दोनों सही हैं और कथन का व्याख्या कारण कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कथन भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्ष 1997 से 98 के वित्तीय वर्ष में अवसाद की स्थिति थी। कारण है निकट भूतकाल में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है। तो आपको बताना है बच्चा लोग कौन सी बातें हैं जो कि सही हैं। कथन और कारण दोनों सही हैं और कारण व्याख्या भी कर रहा है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है। कथन सही है, कारण गलत है। कथन गलत है, कारण सही है। फटाफट बताइए क्या सही है। और आप सभी को ये चीज़ पता होना चाहिए, जो कथन है ये बिल्कुल सही है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में 1997-98 में वित्तीय वर्ष का अवसाद था, बिल्कुल सही है। और दूसरा भी सही है कि निकट भूत में सार्वजनिक निवेश में कमी आई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों बातें सही हैं, लेकिन व्याख्या सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका हो जाएगा, कथन कारण दोनों सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है। कौन सा है जो असमानता घटाने का उपाय नहीं है, बाकी सभी होंगे, कोई एक नहीं है। पहला है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, दूसरा है अर्थव्यवस्था का उदारीकरण, तीसरा है करारोपण और चौथा है भूमि सुधार। उम्मीद है आप लोग ये सब बता सकते हैं क्योंकि आप सभी को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करवाया है मैंने क्लास में। आप सभी को ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझाई गई हैं, पढ़ाई गई हैं और कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, आप सभी को इसका उत्तर देना है। आप सभी को पता है अगर असमानता घटाना है तो उसके लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम लाया जाएगा, बिल्कुल सही है, ताकि ज़्यादातर लोगों को फायदा हो। करारोपण में भी आप कमी और अधिकता करके भी असमानता को कम कर सकते हैं। और भूमि सुधार, करारोपण आप जानते हैं जो ज़्यादा कमाए ज़्यादा लगाओ, जो कम कमाए उस पर कम लगाओ, ये भी सही है। और भूमि सुधार करके भी जिसके पास ज़्यादा है उसको बांट दीजिए, जो दूर दूर बिक रहा है इकट्ठा कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपके यहाँ असमानता को घटाएंगी। लेकिन अर्थव्यवस्था में उदारीकरण ला करके अर्थव्यवस्था को बढ़ाएंगे, उसकी वृद्धि को बढ़ाएंगे, लेकिन इससे समानता आएगा ये निश्चित नहीं है। तो दूसरा सही नहीं है, बाकी सारी बातें बिल्कुल करेक्ट हैं। गांधी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है बच्चा लोग। कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, वेरी इजी। पहला ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा पर, दूसरा है न्याय पर, तीसरा है राज्य नियंत्रण पर, चौथा इनमें से कोई नहीं।
और आप सभी को इसका उत्तर पता है। गांधी जी के अगर आदर्शों और मूल्यों को जानते हैं तो निश्चित तौर पे कॉमन सेंस है, इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। न्याय पर आधारित है, यानी कि जो न्यायपूर्ण हो, जो न्याय संगत हो, जो तर्क संगत हो, वही क्या है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था है। प्रतिस्पर्धा नहीं है, राज्य का नियंत्रण नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कथन है आर्थिक विकास के लिए एक बहुआयामी उपागम की आवश्यकता होती है। क्या ये बात सही है कि अगर आर्थिक विकास करना है तो बहुआयामी उपागम आपको होना चाहिए? कारण है वर्तमान भारत सरकार मुख्यतः सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। ये क्वेश्चन भी करा चुकी हूँ, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट उत्तर दीजिएगा। कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है? कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। बताएंगे बच्चा लोग क्या हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन। उम्मीद है आप सभी को ये याद होगा, मैंने इसको कराया है और आप सभी का उत्तर सही होना चाहिए। बिल्कुल सही है, आर्थिक विकास करना है तो बहुआयामी उपागम, बहुआयामी रास्ते, बहुआयामी तरीके होने चाहिए, सही बात है। लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ सूक्ष्म आर्थिक विषयों पर ध्यान नहीं दे रही है, ये स्थूल यानी कि बड़े चीज़ों पर भी ध्यान दे रही है। तो याद रखेंगे क्या करें, स्थूल भी है, बृहद भी है, बृहद और सूक्ष्म दोनों को साथ में लेके चल रही है सरकार। वर्तमान सरकार का ध्यान सूक्ष्म और बृहद दोनों पर है, इसलिए कथन सही है, कारण गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देता है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आप सभी को इसका उत्तर पता है। देखिए कितना बढ़िया है, पहले तो समझ लीजिए। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है। पहली बात तो वो गैर आर्थिक घटक नहीं है, यानी कि वो आर्थिक घटक होगा। दूसरा जो आर्थिक विकास में योगदान दे रहा है, तो आप सभी को पता चल गया होगा कि आर्थिक घटक कौन सा है। पहला है मानव संसाधन, दूसरा है भ्रष्टाचार, तीसरा है सामाजिक संगठन और चौथा है कृषि में विक्रय बचत। तो आप सभी को पता है बच्चा लोग, किसी में विक्रय बचत ये आर्थिक है, ये अनार्थिक नहीं है या गैर आर्थिक नहीं है, बाकी गैर आर्थिक हैं। इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत ही बढ़िया था। अगला क्वेश्चन है सैद्धांतिक रूप से यदि आर्थिक विकास की कल्पना की जाती है तो इनमें से किसी एक को साधारण रूप में ध्यान नहीं रखा जाता। बताएंगे बच्चा लोग, बहुत आसान है, आप सभी को इसका उत्तर पता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया हुआ है ऑफलाइन क्लास में। तो बताएंगे कौन सा है जो सही है कि सैद्धांतिक रूप से अगर आप आर्थिक विकास की कल्पना कर रहे हैं तो किसको शामिल नहीं करेंगे। पहला है सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि, दूसरा है विश्व बैंक में वित्तीय सहायता में वृद्धि, तीसरा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि और चौथा है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि। तो आप सभी को पता है विश्व बैंक से जो सहायता मिलती है हम इसको आर्थिक विकास में नहीं इंक्लूड करते। आपका जीडीपी हो जाएगा, आपका जीएनपी हो जाएगा, आपका प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा, लेकिन जो सहायता मिलती है उसको हम शामिल नहीं करते। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। इनमें से कौन सा है जो एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है। शानदार क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, उत्तर सभी को पता है। पहला ऑप्शन है वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, दूसरा है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में स्थिर वृद्धि, तीसरा है इसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि और चौथा है जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। आप सभी को इसका उत्तर पता है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है और पढ़े हुए बच्चों को तो बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जब वास्तविक व्यक्ति का जो आय है वो स्थिर रूप से बढ़ता रहेगा तो निश्चित तौर पर नेशनल इनकम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है भारत में नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नगरीय क्षेत्रों में बीपीएल परिवारों के नीचे कौन से लोग हैं, इनकी पहचान करने के लिए कौन सी समिति बनाई गई थी। पहला ऑप्शन है तेंदुलकर, दूसरा है सक्सेना, तीसरा है लकड़ावाला, चौथा है हाशिम। तो उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर होगा पता, चूँकि आप सभी को पता है तेंदुलकर गरीबी से हैं, लकड़ावाला गरीबी से हैं, हाशिम समिति आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है। शानदार प्रश्न है। पहला ऑप्शन है केंद्रीय मंत्रिमंडल, दूसरा है लोकसभा, तीसरा है राज्यसभा, चौथा है योजना आयोग। आप सभी को बताना है बच्चा लोग कौन सा है जो सही है। आप सोच रहे होंगे योजना आयोग तो अब नहीं है, लेकिन योजना आयोग का दूसरा रूप तो है नीति आयोग। तो बताएंगे कौन सा है जो कि सही हो जाएगा। और आप सभी को इसका उत्तर पता है, ये ना लोकसभा करती है, ना राज्यसभा करती है, ना मंत्रिमंडल करता है, ये है योजना आयोग या नीति आयोग के द्वारा ये किया जाता है। अगला क्वेश्चन है समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। किसने किया था समृद्धि के
सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू होगा। पहला ऑप्शन है क्लब ऑफ रोम, दूसरा है यूनेस्को, तीसरा है ब्रटलैंड और चौथा है आयोग एजेंडा 21। तो बताएंगे बच्चा लोग, बहुत आसान है। समृद्धि की सीमा यूनेस्को तो करेगा नहीं, ब्रटलैंड आप सभी को पता है इससे कोई लेना देना ही नहीं है। और आपका सबसे सही ऑप्शन क्या है, क्लब ऑफ रोम ने समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। देखिए अगला क्वेश्चन, और ये कथन और कारण का है और ये बहुत ही बढ़िया है। कथन है, यद्यपि वर्ष 1947 के बाद की अवधि में भारत की राष्ट्रीय आय कई गुना बढ़ गई, परंतु प्रति व्यक्ति आय के स्तर में कोई स्थिर सुधार नहीं देखने को, या कोई सुदृढ़ सुधार देखने को नहीं मिला। कारण है, भारत की जनता का काफ़ी बड़ा भाग अब भी गरीबी रेखा के नीचे है। बताएंगे बच्चा लोग कौन सी बातें सही हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार है और आप सभी को इसका उत्तर पता है, क्योंकि ये मैं करवा चुकी हूँ। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या सही है। कथन कारण दोनों सही है, व्याख्या सही नहीं है, या कथन सही है कारण गलत है, या कथन गलत है और कारण सही है। फटाफट बताएंगे कौन सा है जो सही है। और आप सभी को पता है कि आपका पहला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि जो कह रहा है कि भारत के मतलब जो भारत की जो राष्ट्रीय आय है इसमें ये कई गुना बढ़ी, लेकिन प्रति व्यक्ति आय में कोई सुदृढ़ वृद्धि सुधार नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। अगर राष्ट्रीय इनकम बढ़ेगा तो आय भी तो बढ़ेगा। राष्ट्रीय आय बढ़ा है, ये कहिए कि बहुत ज़्यादा बढ़ा है तो ये गलत है, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है लेकिन बढ़ा है, इसलिए कह रहा कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हुआ, कोई सुदृढ़ सुधार नहीं हो रहा है, ये गलत है। ये कहिए कि बहुत ज़्यादा सुदृढ़ सुधार हुआ तो भी गलत हो जाएगा, कोई नहीं हुआ तब भी गलत हो जाएगा, लेकिन सुधार हुआ है, ये बात सही है। कथन सही नहीं है और कारण आपका बिल्कुल सही है। कथन गलत है, कारण सही है। भारत में आज भी बहुत बड़ी जनसंख्या जो है वो गरीबी रेखा के नीचे है, कुपोषण का शिकार है, ग्रामीण है, ये सारी बातें बिल्कुल सही हैं। कथन है, वर्तमान मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर से अपेक्षाकृत अधिक है, क्योंकि स्थिर मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर में ध्यान रखा जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत शानदार है और आप सभी को इसका उत्तर है पता। फटाफट उत्तर दीजिएगा, मैक्सिमम बच्चों का उत्तर सही आना चाहिए, क्योंकि ये मैं ऑफलाइन करवा चुकी हूँ और ऑनलाइन में भी करवा चुकी हूँ, दो बार हो चुका है ये क्वेश्चन। तो आप सभी को बता देना है कि क्या रीज़न है कि जब हम वास्तविक जीडीपी को वास्तविक मूल्य पे निकालते हैं या प्रति व्यक्ति आय को वास्तविक मूल्य पे निकालते हैं तो कम आता है, और जब हम बाजार मूल्य पे निकालते हैं तो वो ज़्यादा आता है। तो आप सभी को पता है इसमें कौन सी चीज़ें हैं जो जिम्मेदार हैं, वो है मुद्रास्फीति। मुद्रा की वैल्यू में गिरावट ही इस चीज़ को बताता है। और आज का आपका आखिरी क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आपको इसका उत्तर देना है और उम्मीद है कि आपको इसका उत्तर पता होगा। देखिए शानदार क्वेश्चन, और आई थिंक कि आपके लिए नया भी हो सकता है, और अगर नया नहीं है तो भी बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन है, उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम का ध्येय क्या है? यानी कि जो उन्नत भारत अभियान चलाया गया था पीएम के द्वारा 2017 में, इसका क्या ध्येय था? पहला ऑप्शन है स्वैच्छिक संगठनों और शहरी शिक्षा तंत्र पर स्थानीय समुदायों के बीच सहयोग का प्रोन्नयन कर 100% साक्षरता प्राप्त करना। दूसरा है उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से या प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। तीसरा है भारत को वैज्ञानिक और औद्योगिक शक्ति प्रदान करने के लिए भारत की वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थाओं को सशक्त बनाना। चौथा है ग्रामीण और शहरी निर्धन व्यक्तियों की स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा के लिए विशेष विधियों का निदान कर मानव पूंजी विकास करना और उसके लिए कौशल विकास कार्यक्रम तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण आयोजित करना। आइए इसका क्वेश्चन है, बहुत लंबा चौड़ा सा ऑप्शन है लेकिन क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। उन्नत भारत जो योजना है, जो कार्यक्रम है, इसका जो मेन उद्देश्य है वो है उच्च शिक्षण संस्थानों को स्थानीय समुदाय से जोड़ना, जिससे समुचित प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास की चुनौतियों का सामना किया जा सके। बहुत ही बढ़िया है ये और बहुत ही शानदार है। उम्मीद है आप सभी को इसका उत्तर पता है और याद रखेंगे बच्चा लोग, ये आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। आज आप लोगों को बहुत ही फास्ट मोड में मैंने रिवीजन कराया है। आप लोगों के लिए रिवीजन क्लास भी लेकर के आए हैं ताकि आप लोगों को पता चले कि याद है या नहीं, क्योंकि आप लोग रिवीजन करने की जो है परेशानी तो उठाने से रहे, इसीलिए सारी परेशानी हम ही लोग उठा ले रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे और बहुत सारे शानदार क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे और बीच बीच में कभी कभी इस तरह की सेशन भी आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो तैयार रहा कीजिए। लेकिन सेशन जो रिपीटेड होंगे उसमें गलती करने पर बिल्कुल भी माफ़ी नहीं मिलेगा आप लोगों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।